साल था 1939। पूरी दुनिया पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे। पिछली लड़ाई की आग अभी सुलग रही थी, जिससे ये बादल और घने होते जा रहे थे। 1 सितंबर को ये बादल फट पड़े और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये जंग 6 साल तक चली और इंसानी इतिहास पर एक गहरा निशान छोड़ गई। यूरोप के मैदानों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक लाखों लोग आजादी, विचारधारा और जिंदगी की जंग में लड़े और मरे। दूसरा विश्व युद्ध पहले जैसा कोई युद्ध नहीं था। ये एक महायुद्ध था जिसने पूरे देशों और उनकी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। आम लोग भी बमबारी, जबरन मजदूरी और नरसंहार से नहीं बच पाए। इस युद्ध का दायरा बहुत बड़ा था, इसका असर बहुत गहरा। इसने राजनीतिक सीमाओं को बदल दिया, साम्राज्यों को गिरा दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया दौर शुरू किया। इस युद्ध का असर आज भी हमारी दुनिया पर है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान बड़ी बुराई और असाधारण बहादुरी दोनों करने में सक्षम है। उस मुश्किल दौर से गुजरे लोगों की कहानियां हमें धैर्य, बलिदान और मानव भावना की ताकत के बारे में बहुमूल्य सबक देती हैं। दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें पहले विश्व युद्ध की राख में मिलती हैं। 1919 में हुई वर्साई की संधि ने तो महायुद्ध को खत्म कर दिया, लेकिन भविष्य के संघर्ष के बीज बो दिए। जर्मनी, जिस पर युद्ध की तबाही का आरोप लगाया गया था, को कठोर दंड स्वीकार करने पड़े। इनमें क्षेत्रीय नुकसान, भारी भरकम हर्जाना और सेना पर सख्त प्रतिबंध शामिल थे। इस संधि ने जर्मनी को अपमानित और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। मुद्रास्फीति ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और बेरोजगारी ने सामाजिक अशांति पैदा कर दी। जर्मन लोग अपने पुराने गौरव को वापस पाना चाहते थे और विजेताओं द्वारा किए गए कठोर व्यवहार से नाराज थे। इस व्यापक असंतोष ने चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ें जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। युद्ध के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य में एक करिश्माई नेता उभरा, एडोल्फ हिटलर। एक कुशल वक्ता, हिटलर ने जर्मन लोगों के गुस्से और नाराजगी को भुनाया और जर्मनी को दुनिया में उसका सही स्थान दिलाने का वादा किया। उसकी नाजी पार्टी, जो राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और सैन्यवाद का जहरीला मिश्रण प्रचारित करती थी, ने आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए तेजी से लोकप्रियता हासिल की। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने ने मानव इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत की। जैसे ही हिटलर ने जर्मनी में अपनी सत्ता मजबूत की, विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं वाले अन्य राष्ट्र उभरे। इटली में बेनिटो मुसोलिनी का फांसीवादी शासन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहता था। जापान में एक सैन्यवादी सरकार एशियाई प्रभुत्व के सपनों से प्रेरित होकर मंचूरिया और चीन में आक्रामक विस्तार कर रही थी। युद्ध के बाद की व्यवस्था के प्रति साझा तिरस्कार और विजय के सपनों से प्रेरित इन महत्वाकांक्षी शक्तियों ने एक्सिस शक्तियों का मूल गठन किया। दूसरी ओर मित्र देशों का समूह अधिक विविध था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन नाजी आक्रमण के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। फ्रांस, हालांकि शुरू में झिझक रहा था, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के बाद लड़ाई में शामिल हो गया। सोवियत संघ शुरू में एक अनाक्रमण संधि के माध्यम से जर्मनी के साथ संबद्ध था। 1941 में हिटलर के विश्वासघात और सोवियत क्षेत्र पर आक्रमण के बाद मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो शुरू में एक और यूरोपीय युद्ध में प्रवेश करने से हिचकिचा रहा था, दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद मैदान में शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के गठबंधन जटिल और हमेशा बदलते रहे। एक आम दुश्मन के सामने वैचारिक मतभेदों को अक्सर अलग रखा जाता था। एक्सिस शक्तियों को हराने के साझा लक्ष्य ने वैश्विक स्वतंत्रता और सुरक्षा की लड़ाई में बहुत अलग राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं वाले राष्ट्रों को एकजुट किया। 1 सितंबर 1939 को दुनिया ने डर के मारे देखा कि कैसे नाजी जर्मनी ने अपनी विशाल युद्ध मशीन के साथ पोलैंड पर अपना कहर बरपाया। हिटलर के ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की लड़ाई ने पोलिश सुरक्षा को कुचलने के लिए टैंकों, विमानों और पैदल सेना के विनाशकारी संयोजन का इस्तेमाल किया। जर्मन सेना के आगे बढ़ने की गति और तेजी ने डंडे को हिलाकर रख दिया। उनके पुराने सैन्य उपकरण और रणनीति वेहरमाच्ट की ताकत के आगे कोई मुकाबला नहीं कर सके। पोलैंड पर आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के प्रति अपनी संधि दायित्वों का सम्मान करते हुए 2 दिन बाद जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी।
हालांकि उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया झिझकने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहताएं अभी भी उनकी यादों में ताजा थीं और एक और बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध होने में अनिच्छा थी। निष्क्रियता की इस अवधि, जिसे फोनी युद्ध के रूप में जाना जाता है, ने जर्मनी को पोलैंड में अपने लाभ को मजबूत करने और आगे की विजय के लिए तैयार करने की अनुमति दी। पोलैंड पर आक्रमण ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इसने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से मौजूद नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया और दुनिया को एक और संघर्ष में डाल दिया, जो पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी था। दुनिया ने सांस रोक कर देखा, क्योंकि युद्ध की छाया पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गई। पोलैंड में अपनी तेज जीत से उत्साहित होकर हिटलर ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर मोड़ा। 1940 के वसंत में जर्मन सेना ने बिजली के हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और अंत में फ्रांस पर कब्जा कर लिया। जर्मन ब्लिट्जक्रेग की गति और तेजी ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। मित्र देशों की सेनाएं, जो कि सावधान नहीं थीं और युद्धाभ्यास से बाहर थीं, जर्मन अग्रिम को रोकने में असमर्थ थीं। जून 1940 में फ्रांस का पतन मित्र राष्ट्रों के लिए एक अपमानजनक हार थी। रोशनी का शहर पेरिस नाजी कब्जे में आ गया। डनकर्क में फंसी ब्रिटिश अभियान दल को एक हताश ऑपरेशन में निकाला गया, जिसमें नागरिक नौकाओं के एक बेड़े ने सैनिकों को इंग्लिश चैनल के पार पहुंचाया। ग्रेट ब्रिटेन, जो अब नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ अकेला खड़ा था, ने खुद को जर्मन आक्रमण के लिए तैयार किया। युद्ध यूरोप से बाहर फैल गया। जून 1941 में हिटलर ने स्टालिन के साथ अपने समझौते को तोड़ा और सोवियत संघ पर एक बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, ऑपरेशन बारबरोसा। जर्मन सेना शुरू में सफल रही, अंततः भयंकर सोवियत प्रतिरोध, एक क्रूर सर्दी और पूर्वी मोर्चे की विशाल दूरी से फंस गई। भाग 6, ज्वार का मोड़, स्टेलिनग्राद और डी डे। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, जो अगस्त 1942 और फरवरी 1943 के बीच लड़ी गई, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वोल्गा नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर के नियंत्रण के लिए एक क्रूर संघर्ष लड़ाई नाजी आक्रमण के खिलाफ सोवियत प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। भयानक नुकसान के बावजूद लाल सेना, सुदृढ़ीकरण और एक कठोर सर्दी से प्रबलित, जिसने जर्मन अग्रिम को पंगु बना दिया, ने जर्मन छठी सेना को घेर लिया और हरा दिया, जो युद्ध में जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। 6 जून 1944 को पश्चिमी यूरोप में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध का रुख निर्णायक रूप से बदल गया। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे डी डे के रूप में जाना जाता है, ने इतिहास में सबसे बड़ा उभयचर आक्रमण देखा। 1,50,000 से अधिक मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी, फ्रांस के समुद्र तटों पर उतरी, जर्मन सुरक्षा को तोड़कर और नाजी कब्जे वाले यूरोप में एक पैर जमाया। अगस्त 1944 में पेरिस की मुक्ति और बाद में जर्मनी में मित्र देशों के अग्रिम ने नाजी शासन के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। स्टेलिनग्राद और नॉर्मंडी में जीत ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। जर्मन अजेयता का मिथक चकनाचूर हो गया। लाल सेना पूर्व से आगे बढ़ रही है और मित्र देशों की सेनाएं पश्चिम से आगे बढ़ रही हैं, ने जर्मन सेना को एक चरखी में निचोड़ा। धीरे धीरे कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त किया और नाजी शासन के चारों ओर फंदा कस दिया। भाग 7, एक नए युग की शुरुआत, परमाणु बम और आत्मसमर्पण। जैसे ही मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंची, हिटलर का तीसरा रह भीतर से टूटने लगा। नाजी नेतृत्व आसन्न हार का सामना करते हुए भूमिगत बंकरों में पीछे हट गया। विश्व प्रभुत्व के उनके सपने खंडहर में पड़े थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। अपने उत्तराधिकारियों को एक पराजित जर्मनी के आत्मसमर्पण पर बातचीत करने के लिए छोड़ दिया। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध जारी रहा। जापान एक तेजी से हताश स्थिति का सामना करते हुए कट्टर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा। इवोजिमा और ओकिनावा की लड़ाई दोनों तरफ भयावह हताहतों से चिह्नित जापानी मुख्य भूमि के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की मानवीय लागत का पूर्वाभास करती है। आगे रक्तपात से बचने के लिए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग करने का घातक निर्णय लिया। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी शहर परमाणु बमों से तबाह हो गए, जिससे युद्ध का एक भयानक नया युग शुरू हुआ। बमों ने अपनी अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति के साथ सैकड़ों हजारों लोगों को तुरंत मार डाला और विकिरण बीमारी,
और पर्यावरणीय तबाही की विरासत छोड़ दी। इस अभूतपूर्व हथियार और सोवियत संघ के युद्ध की घोषणा का सामना करते हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। भाग 8, युद्ध के निशान, वैश्विक परिणाम और एक नई विश्व व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। मानवीय कीमत चौंका देने वाली थी। अनुमानित 40 से 85 लाख लोगों की जान चली गई। पूरे शहर खंडहर में पड़े थे, अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई थीं, और लाखों लोग बेघर, विस्थापित और उन भयावहताओं से आहत हो गए थे जिन्हें उन्होंने देखा था। युद्ध ने भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। उनकी प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध के बाद की दुनिया को आकार दिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक संघर्ष भविष्य के लिए अपनी अपनी दृष्टि के साथ शीत युद्ध का कारण बना। भू राजनीतिक तनाव और छद्म युद्धों की अवधि, जिसने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को परिभाषित किया। युद्ध के बाद ऐसी भयावहताओं को फिर कभी न होने देने की सामूहिक इच्छा थी। इसने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का नेतृत्व किया, जो राष्ट्रों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। युद्ध की विरासत ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया, क्योंकि संघर्ष से कमजोर हुए साम्राज्यों ने अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण छोड़ दिया, जिससे एशिया और अफ्रीका में कई नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। भाग 9, अतीत की गूंज, भविष्य के लिए सबक। द्वितीय विश्व युद्ध, जो पिछले युद्ध की राख से पैदा हुआ एक संघर्ष था, अविश्वसनीय क्रूरता और असाधारण साहस दोनों के लिए मानवीय क्षमता के एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह मानव आत्मा के लचीलेपन, प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा की स्थायी शक्ति और वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने में एकता और सहयोग के महत्व का प्रमाण है। द्वितीय विश्व युद्ध के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। युद्ध हमें अनियंत्रित राष्ट्रवाद के खतरों, चरमपंथी विचारधाराओं के मोहक आकर्षण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कूटनीति और संवाद के महत्व की याद दिलाता है। यह संघर्ष को रोकने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हम इस अशांत काल से गुजरे लोगों के बलिदानों को याद करते हैं, हमें ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाएं। अतीत की गूंज एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि शांति एक नाजुक चीज है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए।